रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा जो एग्जाम में आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन का पानी से अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, एक पृथ्वी बनाएं। यदि पृथ्वी है तो इसमें यदि हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। अब उत्तरी गोलार्ध के लिए दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है कि जमीन और पानी का अनुपात 2:3 है। पूरी पृथ्वी पर जमीन पानी का अनुपात 1:2 है। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? एक चीज़ यदि हम इसको देखकर यह समझ सकते हैं डायरेक्ट कि अनुपात, ये जो संपूर्ण अनुपात हमें दिया हुआ संपूर्ण पृथ्वी का, ये अनुपात कहाँ से बनेगा? क्योंकि हमें पता है पूरी पृथ्वी का आधा भाग ऊपर है, आधा नीचे है। आधे आधे को जोड़कर ही तो ये संपूर्ण भाग बनेगा। कहने का मतलब इन दोनों का औसत निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? ये अनुपात बनना चाहिए। तो औसत बनाने की और हमारी शर्तें क्या होती है कि एक काम और कर सकते हैं। यहाँ जो संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात है वो उसका जोड़ आता है 3। उत्तरी गोलार्ध में ये जोड़ कितना दे रखा है? हमें 5 दे रखा है, 2 + 3। तो पहला काम करना होगा, ये दोनों अनुपात हमें बराबर करने होंगे। फिर आसानी से ये साउथ हेमिस्फीयर का अनुपात हम ढूंढ लेंगे। कैसे? तो ये अनुपात है 3, ये है 5। दोनों इक्वल कब होंगे? जब इन दोनों अनुपातों को तो 5 से गुणा किया जाए और इन दोनों को गुणा किया जाए 3 से। तो उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 अनुपात 3 तिया 9। और टोटल पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में भी जमीन पानी का योग कितना हो चुका है अनुपात में? 15। यहाँ भी 5 और 10 15। अब हम साउथ हेमिस्फीयर का आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि औसत का नियम वो क्या कहता है कि हम साउथ हेमिस्फीयर की जगह क्या लिखें ऐसा कि दोनों अनुपात को जोड़ें और 2 से भाग दें तो 5 बन जाए। तो हमें पता है 5 2 से भाग देंगे तो 5 बनना चाहिए। इसका मतलब दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 4 रेशो। यहाँ जोड़ है, जोड़ के 2 से भाग देंगे 10 आ रहा है, इसका मतलब 20 होना चाहिए योग। तो 11 और 9 20, 2 से भाग देंगे तो 10। तो साउथ हेमिस्फीयर के लिए जमीन और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:11। ये इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान और इजी तरीका जो कि आप देख सकते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आता है, जो कि छलांगों पर आधारित है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो दोनों की चाल का अनुपात ही इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे वो सीख लेते हैं। कि एक तो हमारे पास है रैबिट और दूसरी तरफ एक डॉग है। शुरू में दे रखा है खरगोश 5 छलांग लगाता है जितनी देर में। तो खरगोश की 5 छलांगें हैं, ये बराबर होंगी उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांग। एक चीज़ तो ये, यानी समय का इनका रेशो हमें दे रखा है 5 और 3 का। फिर जो तय की गई दूरी है उसमें क्या है, ये यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, महत्वपूर्ण है। इसमें दे रखा है कि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। ये चीज़ आपने ध्यान रखी है कि जब भी बराबर दिया हो, विभिन्न अलग अलग जो छलांगों की दूरियां जब बराबर हो, तब हमें इनका उल्टा अनुपात हमेशा लेना होगा। यानी हम क्या लेंगे? खरगोश के लिए तो लेंगे 1 और डॉग के लिए ले लेंगे 3। ये क्या आई है? ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं दूरी है। जैसे इसको देखें, खरगोश तो 3 छलांग लगाकर जहाँ पहुँचता है, जितनी दूरी तय करता है, कुत्ता उतनी ही यानी दूरी केवल 1 छलांग में ही तय कर देता है। तो खरगोश को ज़्यादा छलांगें लगानी पड़ रही तो ये कम, इसकी जो दूरी तय करने की जो कार्य क्षमता है वो कम होगी। लेकिन कुत्ते की 1 छलांग में ही पहुंच जाता है तो उसकी कार्य क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब 1 और 3 इनको डायरेक्ट उठाकर इधर इनसे आपस में गुणा कर देनी है।
तो 5 एकम 5, 3 तिया 5:9, ये इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। तो मात्र एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ये डेटा तो हमें दिया ही होता है, केवल छलांगों का अनुपात है वो उल्टा लेना होता है, फिर गुणा करके डायरेक्ट चालों का अनुपात हम निकाल लेते हैं। अनुपात टॉपिक से ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। प्रश्न है कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती एक ही समय में जलाई जाती है, दोनों क्रमशः 7 और 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यह मानते हुए कि दोनों स्थिर गति से जलती हैं, तो कितने घंटे बाद पहली की ऊंचाई दूसरी की 4 गुना हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन को समझें। एक तो दोनों मोमबत्तियां हैं वो शुरू में समान ऊंचाई की हैं, बराबर ऊंचाई की हैं। उसके बाद एक तो 7 घंटे में जल जाती है और दूसरी 4 घंटे में। यह मानते हुए कि दोनों स्थिर गति से जलती है, यानी एक बार जब जलना शुरू कर देती है तो जिस रेट से जल रही है उसी रेट से जलती रहेगी दोनों, उनमें बदलाव नहीं होगा। फिर पूछा है कितने घंटे बाद पहली की ऊंचाई दूसरी की 4 गुना हो जाएगी। तो हमें दे रखा है पहली मोमबत्ती है, एक तरफ दूसरी है, पहली को लग जाते हैं 7 घंटे, दूसरी को लग जाते हैं 4 घंटे पूरी तरह जलने में। अब यह नहीं बताया कि मोमबत्ती कितनी बड़ी है, तो हम अपनी सुविधा के लिए यह मान सकते हैं 7 और 4 का एलसीएम 28। यह मान लिया कि दोनों मोमबत्तियां हैं वो 28 मीटर की है। पहला काम तो यही करना होगा, ऊंचाई को कुछ मान लेना होगा, एलसीएम मानेंगे ताकि आसानी से कट सके, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। अब इसको हम 2 तरह से आगे अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम XYZ कुछ मानते हुए इनकी लगने वाले समय को, उसके बाद इसको फिर हम पुट कर दें किसके आगे, दोनों की ऊंचाई एक की 4 गुना हो जाएगी, 1/4 के इक्वल दोनों समय को पुट कर देंगे। या हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, ऑप्शन दिए होते फिर तो ईजिली हो जाता, लेकिन एक और तरीका है डायरेक्ट या नहीं, वो हम देख लेते हैं। तो 28 मीटर जलना है। अब आते हैं पहले घंटे पर। यह मान लिया कि 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटा जैसे ही बीतेगा, एक तरफ तो पहली और दूसरी तरफ दूसरी। अब यहाँ देखें 28 मीटर दोनों की लंबाई है। पहली 7 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, यानी 7 घंटे में 28 मीटर जल जाती है। तो 1 घंटे में कितनी जलेगी वो 4 मीटर जलेगी। वहीं दूसरी 1 घंटे में कितनी जल जाएगी 4 7 28, 7 मीटर। अब जैसे ही 1 घंटा हुआ, पहली जल गई 28 मीटर, 4 मीटर है 28 की, कितनी बच गई अब 24 बच गई। दूसरी तरफ दूसरी जल गई है 7 मीटर, वो अब कितनी रह गई है 21। तो क्या ये इसका 4 गुना है? नहीं है। अब आते हैं दूसरे घंटे पर। मान लेते हैं 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे में पहली कितनी जल जाएगी 8 मीटर, टोटल है 28 की, कितनी बच गई अब 20 बच गई पहली। दूसरी 2 घंटे में कितनी जल जाएगी 7 दूने 14, ये कितनी रह गई अब 28 की है 14 जल गई, 14 मीटर और रह गई। यानी दोनों की ऊंचाइयां हम लिख रहे हैं जो बच रही है। इसके बाद आएंगे तीसरे घंटे पर, क्योंकि ये भी अभी भी इसका 4 गुना नहीं आया है। 3 घंटे में ये कितनी जल जाएगी पहली 12 मीटर है 28 की, कितनी बच जाएगी 16, यानी ये 4 कम होती जाएगी, वो 7 कम होती जाएगी, यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो इसका रह गया है अब 7 मीटर। अब हम यदि ले लेते हैं चौथा घंटा, चौथे घंटे में ये तो फिर पूरी जल जाएगी, फिर ये ऊंचाई 4 गुना नहीं रह पाएगी, इसका मतलब। और यदि हम ले लेते हैं 3.5 घंटे, बीच का यदि हम मान लेते हैं, यानी 3 घंटे के बाद आधा घंटा और, तो आधे घंटे में ये 1 घंटे में 4 जलती है, आधे में 2 और जल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 14 ही बची रह जाएगी 14 मीटर। ये आधे घंटे में कितनी 1 घंटे में 7 है, आधे में हो जाएगा इसका और आधा कर देंगे 3.5 और बच जाएगी। अब 3.5 का 4 गुना क्या होता है 14 होता है। तो ये रेशो क्या आ गया दोनों का 1 और 4। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि 3.5 घंटे बाद पहली की ऊंचाई दूसरे की 4 गुना हो जाएगी। तो पहली की ऊंचाई है 14, दूसरी की ऊंचाई है 3.5, 3.5 का 4 गुना 14 होता है। तो इसलिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं कि बारी बारी से हम वैल्यू पुट करके देखें क्या आंसर निकल रहा है। यदि ऑप्शन होता तो डायरेक्ट हम चारों ऑप्शन उठाकर देख लेते
कि पहली 3 घंटे में कितनी जल रही है, फिर 3.5 ले लेते, 4 ले लेते, इस तरह से। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, XYZ मानकर भी कर सकते हैं। अनुपात का एक और बेसिक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक कंपनी कर्मचारियों की छंटनी 9:8 के अनुपात में करती है तथा वेतन में वृद्धि 14:15 के अनुपात में करती है, तो कर्मचारियों को दी जाने वाली रकम पर या वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इस लाइन को समझें। कर्मचारियों की छंटनी करती 9:8 में, यानी 9 तो निकाल दिए और 8 रख लिए। फिर उनके वेतन में वृद्धि की है, यानी पहले वेतन 14 था, अब कितना कर दिया है, 15 कर दिया है। तो ये हैं कर्मचारी, ये उनका वेतन। तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कुल कर्मचारियों पर खर्च की जाने वाली रकम आ जाएगी, यानी पहले 9 कर्मचारियों को 14 के हिसाब से वेतन दिया जा रहा था, तो 14 में कुल 126 यूनिट कंपनी खर्च कर रही थी। अब 15 × 8 = 120। तो क्या पूछा है, कर्मचारियों को दी जाने वाली रकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रकम पर देख रहे हैं 126 से 120 हो गई, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि रकम के अंदर कमी आएगी। यदि वो पूछ लेता है रकम पर अनुपात में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसको यदि 6 से काटें 21:20, इस अनुपात में रकम आ जाएगी। यहाँ से फिर प्रतिशत भी हम बना सकते हैं।